Hello, everyone. Welcome to today's session. I hope you all are doing well. So, this is the third lecture with respect to tort law, and I'm Advocate Sakshi Aswal, your faculty for this particular subject. Today, we are going to discuss vicarious liability and strict liability. We'll start with the basics and then we'll move to more complex, subtopics. So, let's start. सबसे पहले हम समझने का ट्राई करेंगे कि विकेरियस लायबिलिटी होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में विकेरियस लायबिलिटी एक इनडायरेक्ट लायबिलिटी होती है। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो हम कंसिडर करेंगे वो है एम्प्लॉयर या फिर आपका प्रिंसिपल, राइट? और जो दूसरा पर्सन है वो है एजेंट और एम्प्लॉय। तो जो एजेंट या एम्प्लॉय के एक्शंस हैं, रॉन्गफुल एक्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एम्प्लॉयर की। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर एक वेटर गलती से किसी कस्टमर पर हॉट कॉफ़ी गिरा देता है, तो अ, उसकी गलती है, लेकिन लायबिलिटी उसके रेस्टोरेंट ओनर की आती है, क्योंकि ओनर ने उससे काम करवाया और उस पर्टिकुलर एक्ट को करते हुए ये गलती हुई। इसी प्रिंसिपल का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, विच इज स्टेट लायबिलिटी। यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए स्टेट लायबिल होती है, लेकिन यहाँ एक मेजर डिस्टिंक्शन है जो इंडिया में काफ़ी एविडेंट है। फर्स्ट, सॉवरेन फंक्शंस जैसे कि डिफेंस, डिप्लोमेसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इन कोर गवर्नमेंटल एक्ट्स के लिए स्टेट जनरली नॉट लायबल होती है। ओके, सो उसे सॉवरेन इम्यूनिटी मिलती है। सेकंड इज नॉन सॉवरेन फंक्शंस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कमर्शियल एक्टिविटीज या पब्लिक यूटिलिटी रन करना, इनके लिए स्टेट इज लाइबल। ओके, सो वील नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डिस्टिंक्शन कैसे वर्क करता है। सो basically, whenever we try to understand the master servant rule, this is the foundation of vicarious liability. Okay, जब हम मास्टर सर्वेंट रूल की बात करते हैं तो दो वर्ड्स हमेशा याद रखना, अथॉरिटी एंड कंट्रोल। मास्टर यानी कि एम्प्लॉयर, उसके पास हमेशा अथॉरिटी और कंट्रोल होती है अपने सर्वेंट के लिए, विच मीन्स एम्प्लॉय के काम पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्ट कंडक्ट कर रहा है एम्प्लॉय, उसका पूरा अथॉरिटी जो है, पूरा जो कंट्रोल है, वो एम्प्लॉयर के पास है। सो इसका एक लीगल मैक्सिम भी है, ओके, जिसका मीनिंग होता है लेट द मास्टर आंसर। मास्टर को अपने सर्वेंट के लिए कोई भी अगर सर्वेंट के पार्ट में नेग्लिजेंस हुई है तो उसके लिए आंसर देना है, आंसरेबल होना है, राइट? सो द एम्प्लॉयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट विच माइट बी डन बाय द एम्प्लॉय। इस रूल को प्रूव करने के लिए आपको दो की प्रिंसिपल सेटिस्फाई करने होते हैं। फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर के पास राइट टू कंट्रोल था एम्प्लॉय के काम पर। अगर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो लायबिलिटी नहीं आएगी। रिलेशनशिप का नेचर मास्टर सर्वेंट होना चाहिए। सेकंड इज स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है वो रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज जॉब ड्यूटीज होना चाहिए। अगर वो एक्ट उसकी जॉब के स्कोप से बाहर है तो मास्टर, हम ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विकेरियस लायबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। लायबिलिटी तभी लगती है जब एक्ट विद इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, अगर एक डिलीवरी पर्सन पैकेजेस डिलीवर कर रहा है एज इंस्ट्रक्टेड और वो रैश ड्राइविंग से एक्सीडेंट कर देता है, इवन दो रैश ड्राइविंग रॉन्ग है, लेकिन ये एक्ट ऑथराइज डिलीवरी के रॉन्गफुल वे को वे ऑफ परफॉर्मिंग के अंदर आता है, इसीलिए एम्प्लॉयर इज बेसिकली लाइबल हेयर। लेकिन अगर एम्प्लॉय अपने फ्रॉलिक ऑफ हिज ओन पर है, जैसे कि अपने डे ऑफ पर
सर्फिंग कर रहा है या पर्सनल काम कर रहा है, कहीं किसी पर्सनल काम की वजह से जा रहा है और गलती हो जाती है, तो वो आउटसाइड ऑफ यू नो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उस टाइम एम्प्लॉयर नॉट लायबल होगा। कनेक्टिंग फैक्टर यहाँ पर ये है कि क्या एम्प्लॉय का एक्ट उसकी जॉब से क्लोजली लिंक्ड है। अगर लिंक्ड है तो लायबिलिटी है, अगर वो कंप्लीट डेविएशन था तो लायबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन एवरी केस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड sovereign versus non-sovereign functions. Okay, so basically अब हम स्टेट लायबिलिटी का मेन चैलेंज देखेंगे, सॉवरेन फंक्शंस और नॉन सॉवरेन फंक्शंस में डिफरेंस देखेंगे। सो व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, यहाँ जो मेजर डिस्टिंक्शन है वो ये है कि जो फंक्शन स्टेट की कोर आइडेंटिटी और सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, विच मीन्स सॉवरेन, उन्हें इम्यूनिटी मिलती है। जो फंक्शंस कमर्शियल या यूटिलिटी बेस्ड है, विच मीन्स नॉन सॉवरेन, उन्हें इम्यूनिटी नहीं मिलती। इस डिस्टिंक्शन को समझने के लिए हम दो लैंडमार्क केसेस भी समझ सकते हैं, विच वील बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग slides. Okay, so, whenever we try to understand the emerging issues, we need to know that मॉडर्न लॉ में कॉरपोरेशंस की लाइबिलिटी फिक्स करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड कॉरपोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी। कंपनी की कोई फिजिकल माइंड नहीं हो सकती, राइट? तो मेंस रिया विच इज़ क्रिमिनल इंटेंट, वो कैसे प्रूव करें? हम उसे यू नो कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एट्रीब्यूशन। हम कॉरपोरेट बॉडी के डायरेक्टिंग माइंड एंड विल को, यानी कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर का इंटेंट कंपनी को एट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सीनियर मैनेजमेंट कंपनी का ऑल्टर ईगो माना जाता है। So, a very evident, I would say, case in this particular topic would be Iridium Telecom Limited versus Motorola. So, this is the case of 2011. लेकिन इसका वीक डिटरेंस ये है कि पनिशमेंट यूजुअली फाइन्स तक लिमिटेड होती है, इम्प्रिजनमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, राइट? Next, we have liability of corporate officials and directors. Senior officials liable तभी होते हैं जब specific proof of involvement होता है। सिर्फ डिजाइनेशन से काम नहीं चलता, वी नीड प्रूफ ऑफ कन्वीनियंस एंड वी नीड टू नो दैट स्पेसिफिक नेग्लिजेंस था उनके पार्ट में। देन वी हैव के एस मेहता वर्सेस मॉर्गन सिक्योरिटीज। ये केस काफ़ी एविडेंट है। इसलिए प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में रोल्स डॉक्यूमेंट करना और डिसेंट रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होल्ड करता है, राइट? सो दैट्स some of the issues that we often come up with. Let's try to understand a case, State of Rajasthan versus Vidyavati. ये केस नॉन सॉवरेन फंक्शंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। फैक्ट्स क्या थे? गवर्नमेंट जीप का ड्राइवर ऑफिशियल ड्यूटी पर था, लेकिन उसने रैश ड्राइविंग की और पेडेस्ट्रियन को इंजर कर दिया। इश्यूज क्या थे? क्या स्टेट लायबल है और क्या इसमें सॉवरेन इम्यूनिटी अप्लाई होगी? द द जजमेंट जो होल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने यू नो ये बोला था कि स्टेट इसके लिए लायबल है। कोर्ट ने कहा कि जीप ड्राइव करना कोई डिफेंस या स्टेट एक्ट नहीं है। यहाँ एक कमर्शियल और सोशल फंक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोर्ट ने इसे प्राइवेट एम्प्लॉयर की विकेरियस लायबिलिटी से कंपेयर किया और स्टेट किया कि जो स्टेट है उसके लिए इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। ओके, सो बेसिकली स्टेट को यहाँ पर इम्यूनिटी नहीं मिली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एम्प्लॉय नॉन सॉवरेन फंक्शन पर परफॉर्म करता है तो स्टेट इज नॉट immune for the same, right? Now let's try to understand Kasturi Lal versus
कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो इस केस में क्या फैक्ट्स थे? पुलिस ने कस्तूरी लाल को अरेस्ट करके उनका गोल्ड और सिल्वर सीज किया और पुलिस यू नो अपने मलखाना में उसको रखा। सो वी कैन से दैट हेड कांस्टेबल वो प्रॉपर्टी लेकर कहीं ना कहीं जो है यू नो चला गया और कस्तूरी लाल ने स्टेट से डैमेजेस मांगे। सो बिकॉज कांस्टेबल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, वो चला गया है वो प्रॉपर्टी को लेकर। तो यहाँ पर हम इस केस में क्या कर सकते हैं? यहाँ इश्यूज जो अराइज हुए वो थे कि ये क्या स्टेट लायबल है, क्या इसमें सॉवरेन इम्यूनिटी अप्लाई होगी। सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट इज नॉट लायबल। कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी को सीज करना और मिलखाना में मेंटेन करना, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी और लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है, वो एक सॉवरेन फंक्शन है। इस सॉवरेन एक्ट के लिए स्टेट को इम्यूनिटी मिलती है। सो हियर व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट जब एम्प्लॉय सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो स्टेट इज इम्यून। ऑल्दो इस रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है फॉर बीइंग टू नैरो। कस्तूरी लाल इज स्टिल द authority on this particular distinction. So what we can say is that vicarious liability और state liability के बारे में जब भी हम डिस्कशन करते हैं we need to remember that there are two main rules. Respondent के बारे में अगर हम बात करें तो इट वुड बी दैट फॉर प्राइवेट एंटिटीज और सॉवरेन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनको हमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द नॉन सॉवरेन फंक्शंस। आपको दोनों केसेस में, विद्यावती और कस्तूरी लाल के केस में, ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि लीगल पोजीशंस उनकी इंडिया में क्या है। सो दिस इज व्हाट आई कैन से दैट विकेरियस लाइबिलिटी एक ऐसी लीगल एनिमली है जहां लाइबिलिटी फॉल्ट पर नहीं बल्कि रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है, राइट? जैसे हमने डिस्कस किया, लेट द मास्टर आंसर। सो मॉडर्न लीगल फिलॉसफी इस प्रिंसिपल को इकोनॉमिक टर्म्स में देखती है। जब भी एक एंटरप्राइज यानी कि मास्टर अपने एम्प्लॉयज़ को डिप्लॉय करता है तो वो इनहेरेंट बिजनेस रिस्क भी लेता है। एम्प्लॉयर बीइंग द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इज द पार्टी बेस्ट सूटेड टू इंटरनलाइज द कॉस्ट ऑफ द हार्म विच इज कॉज्ड। ठीक है? तो टॉर्ट लॉ जनरली कहता है कि हर कोई अपनी गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसका एक मेजर एक्सेप्शन ये है कि मास्टर की पर्सनल नेग्लिजेंस इररिलेवेंट है। लाइबिलिटी उस लीगल फिक्शन से आती है कि एम्प्लॉय का एक्ट मास्टर का ही एक्ट माना जाता है। ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, ये किसका लीगल मैक्सिम भी है। Okay, so we have understood about राइट टू कंट्रोल टेस्ट, जो कि काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है अब। सो बेसिकली आज कोर्ट्स मल्टी फैक्टर टेस्ट यूज़ करते हैं। ये देखते हैं कि एम्प्लॉय कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। कुछ फैक्टर्स जो एनालाइज किए जाते हैं वो है पेमेंट का मेथड, सैलरी वर्सेस पर जॉब बेसिस, क्या एम्प्लॉय का वर्क एम्प्लॉयर्स के रेगुलर बिजनेस का पार्ट है। थर्ड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, विच इज़ एम्प्लॉयर के पास कितनी डिस्क्रिशनरी पावर है वर्क को कंट्रोल करने की। ये शिफ्ट मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जाम्पल हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स कंसल्टेंट्स में लाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए क्रूशियल है। ओके, सो अनदर क्रूशियल टेस्ट इज अगर एम्प्लॉयर अपने फ्रॉलिक ऑफ हिज ओन विच मीन्स पर्सनल काम पर एक्ट कर रहा था तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिशनल सैलमेंट टेस्ट जो हुआ था, इंटेंशनल टॉर्ट्स कुछ होते हैं जैसे कि असॉल्ट या फिर फ्रॉड, उनमें फेल हो जाता है।
जो सैलमन का टेस्ट है, राइट, विच इज द टेस्ट ऑफ क्लोज कनेक्शन। अगर एम्प्लॉय ने क्रिमिनल एक्ट किया है तो वो ऑथराइज्ड एक्ट तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर जो क्लोज कनेक्शन टेस्ट है, इस टेस्ट में देखा जाता है कि क्या एम्प्लॉय का रॉन्गफुल एक्ट उसकी असाइन रोल और इनहेरेंट अथॉरिटी से क्लोजली लिंक था या नहीं। विच मीन्स अगर बैंक मैनेजर ने अपनी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का यूज करके कस्टमर को फ्रॉडेंटली किसी चीज के लिए कन्विंस किया है, uh, though fraud is an unauthorized act, it was so intertwined with the position of authority that the employer, which means the bank, is held liable. तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन जो एज एज एन एम्प्लॉय है उस बैंक में, उसे यूज कर रहा है कोई भी फ्रॉड करने के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का इस क्लोज कनेक्शन टेस्ट पर डेफिनेटिव अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट कोई अभी नहीं आया है, वो अभी पेंडिंग है। ये जुडिशियल एम्बिग्युइटी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट लाइबिलिटी दोनों में अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करती है। Okay, we can also talk about the Article 300. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी वही होगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की 1858 से पहले थी, राइट। ये एक स्टैटिक टाइम बाउंड लीगल रेफरेंस है। सो इस एक पर्टिकुलर वी कैन डिस्कस अ पर्टिकुलर एनेक्डोट हियर, विच इज पी एंड ओ डिवाइड 1861। इस जजमेंट ने लाइबिलिटी को सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस में डिवाइड किया, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो बेसिकली ये डिस्टिंक्शन जो 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया के कंटेक्स्ट में बना था, आज की मॉडर्न डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली एप्लीकेशन होता है। So, the core paradox of Indian law is basically a constitutional republic still applies the immunity doctrine of an imperial monarchy. तो अभी भी हम वही एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो देर इज दिस वीक क्लासिफिकेशन विच इज सॉवरेन वर्सेस नॉन सॉवरेन। सो जब स्टेट एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो ये डिस्टिंक्शन मीनिंगलेस हो जाता है। इस आर्मी के ट्रक से यू नो राशन डिस्ट्रीब्यूट करना सॉवरेन है या नॉन सॉवरेन, इस पर कोर्ट्स में जुडिशियल सब्जेक्टिविटी और इनकंसिस्टेंट आउटकम्स आए हैं। इस वेगनेस ने सिटीजन्स को जस्टिस से डिनाई किया है। So, whenever we talk about Article 300, then we need to know कि Article 300 ने पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर दिया था। लॉ कमीशन ने 1956 में इस पर रिपोर्ट दी थी। 70 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं लेकिन कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं बना है। इस लेजिस्लेटिव इनर्शिया के का सीधा रिजल्ट ये है कि जुडिशरी को आर्केक टूल से जस्टिस देना पड़ता है, राइट। अगर हम इसको ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट में पढ़ें तो लेट्स ट्राई टू कंपेयर दिस विद द यूके। क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट है 1947 का, एंड दे आल्सो देयर इज आल्सो एन एक्ट इन यूएस विच इज फेडरल टॉर्ट्स क्लेम्स एक्ट 1946, जिन्होंने अपनी सॉवरेन इम्यूनिटी को एबॉलिश या सिवियरली लिमिट कर दिया और स्टेट को प्राइवेट सिटीजन जैसा अकाउंटेबल बना दिया। इंडिया में ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अभी पेंडिंग है, राइट। सो दैट्स व्हाट आई कैन से विद रिस्पेक्ट टू sovereign and non-sovereign functions. बेसिकली जो हमने केसेस डिस्कस करे वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस होल्ड करते हैं। कस्तूरी लाल केस जो हमने डिस्कस किया, टेक्निकली अभी भी गुड लॉ है,
सिविल कोर्ट्स में, बट सब्सटैंटिवली वी कैन से दैट उसकी स्टिंग खत्म हो चुकी है। सीरियस स्टेट रॉन्ग्स जैसे कि इलीगल डिटेंशन, कस्टोडियल वायलेंस, इसके लिए विक्टिम अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के थ्रू स्पीडी इफेक्टिव कंपनसेशन ले सकते हैं, और उसके साथ साथ सिविल सूट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो क्रिटिक्स कहते हैं कि जुडिशरी ने लॉ मेकिंग का रोल ले लिया है। सो सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ये जुडिशरी क्रिएटिविटी था जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ज़रूरी था। ओके, and yeah, so if we try to understand vicarious liability from an Indian landscape, so it has a lot of tensions at present. um, First thing that we can think of, the recommendations that we can give for the future is first one, that we need to abolish and codify, right? Parliament must enact a state liability act, मॉडर्न लेजिस्लेशन लाना होगा जो सॉवरेन इम्यूनिटी को एक्सप्लिसिटली एबॉलिश करे और स्टेट को प्राइवेट एम्प्लॉयर के बराबर इक्वली होल्ड करे। In second, we need to integrate public law remedies, judicial innovation को statutory recognition दिया जाना चाहिए। कंपनसेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड क्लेम्स ट्राइब्यूनल या डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो कोर्ट हाई कोर्ट्स को कहीं ना कहीं डीकॉन्जेस्ट करें। थर्ड, वी नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन क्लोज कनेक्शन। सुप्रीम कोर्ट को फुल बेंच के थ्रू इंटेंशनल टॉर्ट्स के लिए क्लोज कनेक्शन टेस्ट पर अथॉरिटेटिव रेशियो डिसेंडाई सेट करना चाहिए। फोर्थ इज दैट वी शुड रिफॉर्म कॉरपोरेट सैंक्शंस। कॉरपोरेट क्राइम के लिए फाइन्स के अलावा नॉन मॉनेटरी सैंक्शंस जैसे कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, कॉरपोरेट प्रोबेशन, लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सबको इंट्रोड्यूस किया जाने चाहिए टू ensure effective punishment and genuine deterrence. So the ultimate goal of law is not just to define the rights but to ensure remedies as well. इंडिया का लीगल सिस्टम इस कॉन्फ्लिक्ट और इवोल्यूशन के फेज में है जहां स्टेट अकाउंटेबिलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव बन चुका है। सो दैट्स इट फॉर today's lecture. I hope it was interesting and that you people are able to understand this particular topic in a more efficient and better manner. If you like this particular lecture, then do subscribe to our YouTube channel, like, share, and subscribe to Legal Vidya. And if you have any doubts, feel free to drop your thoughts and any kind of queries in the comment section below. Thank you so much for being attentive and listening to this lecture. Thank you.